कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम साहित्य यात्रा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ साहित्यकारों से और इसमें चर्चा होती है उनकी साहित्य यात्रा पर। दर्शकों, आज जो अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका परिचय शब्दों का मोहताज नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनको बाल साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम की अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश चमोला जी का। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दिनेश जी, सबसे पहले तो हम यही जानने के लिए उत्सुक है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन किस प्रकार बीता और आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। बहुत सुंदर खुशबू जी। जी, मेरा जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कौशलपुर ग्राम में हुआ 14 जनवरी 1964 को। पिताजी ज्योतिष शास्त्र का कार्य करते थे। हाँ जी। माताजी गृहिणी, पूरे घर का देखभाल करती थी और हम 6 भाई बहन हैं। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसुकेदार में। और याद आता है कि वो काल चाहे अभाव का था, लेकिन वो मूल्यों का काल था, वो जीवन मूल्यों का काल था। और आज लगभग 40 वर्षों की यात्रा के बाद भी विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में रहते हुए भी अपने उन प्राथमिक विद्यालय के जो हमारे शिक्षक थे जी, उनका जो समर्पण था, उनके जो जीवन मूल्य थे जी, उनका जो जीवन के प्रति, शिक्षा के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति जो समर्पण था, हाँ जी, उसका कोई विकल्प आज तक नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उनको बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उसके साथ याद करना चाहूँगा। जी, उनका नाम श्री महिपत सिंह भंडारी जी था। बचपन से ही हमें सीख मिलती है आगे सीख बढ़ने मिलती के है। लिए। जी, क्योंकि लगता है कि जो कुछ ये जीवन भी एक पौधशाला है, जी, तो इस पौधशाला में जो सबसे बड़ा माली है, मतलब यदि घर में माता पिता हैं जी, तो विद्यालय में शिक्षक है। बिल्कुल सही। और ये देखिए कि गांव से हम पैदल जाते थे, बीच में जंगल पड़ता था, हाँ जी, तो छोटे बच्चे थे, डर भी लगता था, है ना। जी, जी, रास्ते में ग्राम देवताओं के मंडले होते थे, छोटे छोटे मंदिर होते थे। तो कभी कभी हम फूल ले जाते, फूल नहीं होती तो पत्तियां चढ़ा लेते। तो डर लगता था और वहाँ पर बड़े उसके साथ जो है बहुत भावपूर्ण स्थिति में जी, वहाँ माथा झुकाते थे और वहाँ जाते थे। तो वहाँ रहना होता था, दिन में पढ़ाई होती थी, उसके बाद घर आते थे। हाँ जी, रात को फिर वापस, जैसे आजकल का जो हॉस्टल फैसिलिटी वाली जो स्थिति है, हालांकि वहाँ 2-3 कमरे थे, 2-3 कक्ष थे, लेकिन कक्ष वो भौतिक रूप से भले ही छोटे रहे हों, लेकिन उनके हृदय का कक्ष बहुत बड़ा था, जी, जी, है ना। जी, तो उनका ये रहता था कि बच्चों आप घर जाओगे, घर जाकर आप अपना खाना लाओगे और रात को यहाँ रहेंगे। वहाँ की भाषा में उसको बसेरा कहते थे। तो बसेरे के लिए हमको जाना होता था, अच्छा, खाना लेके रात को वहाँ रहना होता था, क्योंकि बहुत देर रात तक वो पढ़ाते थे और सुबह लगभग 4 बजे उठा देते थे। तो वहाँ जाना उनके लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम बच्चों के लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता था, कठिन लगता था कि अपना घर छोड़ के अपना यहाँ जाना जो है। हाँ जी, तो बहुत बार माँ से भी हम वो करते थे कि उधर अच्छा, अगर खास तौर पर हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो आपकी साहित्य यात्रा पर करने वाले हैं, तो इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए कि ऐसे जिंदगी में कौन सा मोड़ आया जब आपका झुकाव साहित्य की ओर बढ़ा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो ये तो प्राथमिक विद्यालय हुआ। जी, जी, उसके बाद वहीं से राजकीय इंटर कॉलेज हाँ जी, से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए पंजाब चला गया, क्योंकि जैसे हमने बताया कि भाई वो गांव में जो बसेरा जाना होता था केवल एक दिन के लिए या एक रात के लिए, वो भी बुरा लगता था, खराब लगता था, क्योंकि अपनी गांव की माटी को, अपने घर को, गांव को, बहनों को, परिवार को छोड़ना कठिन लगता था। तो एक दिन वो छोड़ दिया, पंजाब चले गए। तो वहाँ
जब हमारा एडमिशन हुआ तो घर की जो याद थी इस पर्वतीय प्रदेश की, और हमें याद है कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारा भी एक पाठ्यक्रम जैसा होता था। स्कूल का तो होता था, लेकिन उसके अलावा जो है घर में गायें रहती थी, बैल रहते थे, है ना, बहुत सारे काम होते थे। तो उनको लेकर हम जंगल जाते थे, है ना। तो जंगल जाते थे तो जंगल की हरितिमा, चीड़ का जंगल होता था। तो आपने उसको भी अपनी कविताओं और कहानियों में दर्शाने की कोशिश मुझे की? लगता है कि क्योंकि वो काल जो था वो ऐसा अनुभूति और अभिव्यक्ति का वो ऐसा काल था जहाँ न हाथ में पेन थी, जहाँ न कागज़ था, न कुछ था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कविता की जो बीज हैं या ये साहित्य के जो उत्स हैं संभवतः उन्हीं शून्य जो है उतुंग शिखरों पर हुए होंगे। और वहाँ कभी कभी गाया करते थे, माने आता तो कुछ था नहीं लेकिन गुनगुनाया करते थे। आपने बहुत से उसके बाद काफ़ी कुछ लिखा भी है। उसके बाद मतलब वो जो है वो जो संचय था, बचपन की स्मृतियों का जो संचय था, वहाँ के जीवन मूल्यों का, वहाँ के संस्कारों का जो संचय था। तो जब हम वहाँ गए तो मुझे लग रहा है कि ये द्वितीय वर्ष का छात्र था, तो पहली पुस्तक मेरी छपी गढ़वाली में। हाँ, पंजाब में। तो उसका नाम था मौसमी खुदेड़ू, वो गढ़वाली में छपी। अच्छा, आपने गढ़वाली में लिखना शुरू किया। पहले कुछ और लिखा था, मतलब उधर नागमती का वियोग वर्णन पड़ा, सूर सागर और इस तरह का जो पड़ा, तो उस बाल मन पर प्रभाव पड़ा और खुद लिखना प्रारंभ किया। कभी कभी गढ़वाली चौपाई लिखनी शुरू की, है ना, हिंदी में लिखना शुरू किया। तो इस तरह से जो है मतलब पहली यात्रा पुस्तक की वहाँ हुई। और जब उस महाविद्यालय में गए तो वहाँ अचानक जो है ये पता लगा कि यहाँ एक पत्रिका छपती है, कॉलेज मैगजीन छपती है, और उसके लिए कंपटीशन होता है। और मैं मूलतः अंग्रेजी का छात्र था, तो लेकिन हिंदी में मैं लिख रहा था, लिखने की शुरुआत हो रही थी। तो हमने उस कंपटीशन को दिया, तो उन्होंने कहा यहाँ है तो आप कैसे हो सकते हैं। तो अनायास उन सभी उसमें से जो है मैं संपादक के लिए मेरा चयन हो गया। अरे वाह। तो वहाँ से एक नया जो है मोड़ मिला, आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद ये रहा कि पढ़ना शुरू हुआ, कुछ किताबें पढ़ी, माने पहाड़ के जीवन में। अच्छा, पहाड़ों पर भी लिखा है आपने? हाँ, आपने कहा जैसे सब कुछ तो पहाड़ का ही है। हाँ जी, जैसा आपने कहा कि वहीं से क्योंकि शुरुआत हुई आपकी, वहीं से शुरुआत हुई और वहीं से सब कुछ मिला, है ना, सारा भाव संपदा जो है। क्योंकि वहाँ का जो जीवन है, वहाँ का जो जीवन संघर्ष है, वो चाहे बच्चों का है, चाहे स्त्रियों का है, चाहे वहाँ के जनजीवन का है, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। दिनेश जी, पहाड़ों पर आपने लिखा है, आपने कहा, इसके अलावा किन किन विषय पर आपने लिखा है अपनी कविताएं और कहानियां? हाँ, फिर ये हुआ कि जैसे ये यात्रा चल रही थी, आगे बढ़ी, है ना, लिखना शुरू हो रहा था। अच्छा, तब इतनी जानकारी नहीं थी लेकिन लिखा करते थे। हाँ जी। और रचनाएं भेजा करते थे लेकिन वो छपती नहीं थी, है, बार बार। और बार बार पढ़ा भी था कि ये केवल हमारे साथ ही नहीं है, बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ ऐसा होता रहा है, निराला जी के साथ स्वयं होता रहा है। तो हम क्या बात हैं, लेकिन एक समय आएगा। ऐसा हुआ कि उसी दौर में हम रचनाएं भेजते थे, बार बार भेजते थे, लेकिन ना वो छपती थी ना वो वापस आती थी। तो लगा कि शायद ऐसा होता होगा कि संभवतः उनको न मिलता होगा संपादक को। हाँ जी। तो फिर हमने क्या किया कि रचना को रजिस्टर्ड डाक से भेजना शुरू किया कि शायद तब तो सीधे संपादक के पास जाएगी और अगर अच्छी होगी तो छप जाएगी, नहीं होगी तो कुछ लिख कर वापस आ जाएगी। लेकिन वो तब भी नहीं आई। उसके बाद बहुत दिन बीते। एक दिन ये हुआ कि हमको जाना चाहिए, आखिर जाना चाहिए कि रचना क्यों नहीं, ये बीच का जो गैप है, ये अंतराल है, ये संवाद हो क्यों नहीं रहा है। मतलब ये तो हम मान रहे थे क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हमको कुछ आता नहीं है। संभव है कि हमारी कविता में, हमारे लेखन में बहुत सी त्रुटियां होंगी, है ना, लेकिन कम से कम ये तो पता लगे कि वो त्रुटियां हैं क्या है, उनको हम दूर करें। लेकिन वो भी संभव नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन हम अवकाश लेकर जो है चले गए चंडीगढ़। तो वहाँ जब गए, लगभग दूसरी तीसरी मंजिल पर था, वो संपादक जी बैठे हुए थे, उनके पास कुछ साहित्यिक मित्र बैठे हुए थे, तो आपकी उम्र के हम रहे होंगे जी। तो हम जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। हमने उन दिनों हम बाबू दिनेश चमोला के नाम से लिखा करते थे। अचानक एक प्रसंग वो भी आ जाएगा। सोचते थे
कि बाबू लिखने से शायद कि बाबू गुलाब राय, हैं, रविंद्र बाबू, बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो ये लगा कि क्या पता बाबू लिखने से साहित्यकार हो जाते होंगे, तो बाबू लगा दिया, है ना। तो बाबू दिनेश चमोला के नाम से हम लिखते थे। तो जैसे ही हमने कहा कि हम चमोला, कहते बाबू दिनेश चमोला, हम कहा, कहते बैठिए। अच्छा। तो बड़े बड़े मतलब उग्र स्वर में उन्होंने कहा, तो कहते बहुत अमीर हो क्या? हमने कहा नहीं, अमीर तो नहीं है। तो कहते आप तो रचनाएं भी रजिस्ट्री से भेजते हो। लेकिन हमने कहा रजिस्ट्री से भी भेजते हैं तो भी कुछ नहीं होता। अच्छा, हमने कहा रजिस्ट्री से भेजने का तात्पर्य हमारा केवल ये था कि हमें लग रहा था कि संभवतः हमारी रचनाएं आप तक पहुंचती नहीं हैं। और फिर थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ, आगे बढ़ा, हैं? और सिलसिला शुरू होने के बाद कभी कभी ये होता है, क्योंकि जीवन की सीढ़ियाँ तो क्रमशः बढ़ती हैं ना, जी, है ना। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि एक बच्चा है, नया है, और उन्होंने वहाँ से वो ताज़ा हमारा जो लिफाफा उनको मिला होगा वहाँ से निकाला, जो आपने भेजा था और ऐसे पकड़कर उन्होंने ऐसे फेंक दिया नीचे, फेंक दिया। तो फेंक दिया तो कहा कि भाई तुम तो दुनिया से 300 साल पीछे चल रहे हो। तो हमने कहा सर ये तो हम मानते हैं, हम 300 साल पीछे चल रहे हैं, हम तो विद्यार्थी हैं, केवल भीतर हैं, कोशिश करते हैं, अभी ज्ञान नहीं है, वही जानने के लिए आपके पास आए हैं कि हमारी त्रुटियाँ क्या हैं, हमको क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर इतनी बर्बरता के साथ, इतनी क्रूरता के साथ हमारा वो कर दिया कि माने हमारे आंखें छलछला आई, है ना जी। लेकिन आंखें क्या छलछलाई, भीतर से एक आक्रोश भी आया, है। और उन भावुक क्षणों में, माने बच्चे थे हम, तो हमने उनको कहा कि सर ऐसा है, आज की तिथि और आज का समय आप नोट कर लीजिए और हमारा नाम भी नोट कर लीजिए। एक दौर आएगा, ये ठुकराई हुई रचना और ये ठुकराया हुआ रचनाकार से आपको निवेदन करना पड़ेगा, और एक समय आएगा और आपको मांग कर हमारी रचनाएं लेनी पड़ेंगी। ठीक है, धन्यवाद। और हम वापस चले गए। और उसके बाद आपने इतना कुछ किया तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। वहाँ से हमने BA किया, MA में हम आए तो अंग्रेजी में भी कविताएं लिखते थे। अच्छा, आपने अंग्रेजी में भी लिखी है, हिंदी में भी लिखी है? तो वो लोग हमको पोइट कहा करते थे कि स्कूल मतलब विश्वविद्यालय में। हाँ जी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, यहाँ से जाने के बाद बड़ा मानसिक वो हो गया कि भाई इसका मतलब तो हमें कुछ आता नहीं है, बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा, एक हमारे प्राध्यापक थे, जब हमने उनको बताया तो उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से ले लिया, हालांकि हमने उतने गंभीरता से नहीं लिया था, है ना। लेकिन उनके कहने से थोड़ा कष्ट हुआ, तो 5-4 दिन हमने लिखना पढ़ना सब बंद कर दिया। लेकिन 3-4 दिन बाद हमको लगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है हमको अपनी दृष्टि से ऐसा कहता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ऐसा हैं, हम तो नहीं है ऐसा, है ना। तो हमें उनके कहने से अपनी रचना प्रक्रिया को, अपने चिंतन को, अपने वैचारिक आयाम को बंद नहीं कर देना चाहिए, दोबारा देखा जाएगा। बिल्कुल सही। तो अचानक एक प्रतियोगिता का एक कोई वो निकला, उसमें लिखा था कि भाई पंजाब की सर्वोत्तम हिंदी कविता, सर्वोत्तम, हाँ जी। तो हमने वो लिफाफा जैसा कहते हैं सब बंद रखा हुआ था। तो हमने कहा एक बार कभी कभी स्वयं को भी परीक्षण कर लेना चाहिए। तो हमने कहा अगर यहाँ भी वो रचना उपेक्षित होती है तो वास्तव में हम कुछ नहीं हैं, इसका मतलब और हैं। तो और अभी भी हम तो बच्चे हैं, हमको सीखना है, तो हम में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वो लिफाफा बाहर का फाड़ा और उस पर दूसरा लिफाफा लगा के कोई रचना कुछ परिवर्तन नहीं किया और उसको भेज दिया। उन दिनों फिर हम MA की कक्षा में आ गए थे। तो अचानक उन्होंने कहा कि पोइट कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा सर किस बात की? कहते आपकी कविता का चयन जो है वो पंजाब की सर्वोत्तम हिंदी कविता के लिए हुआ है, और ये वही कविता थी जिसको उन्होंने भरी सभा में मैंने अपने मित्रों के सामने, हैं। तो कभी कभी माने रचना एक चुनौती है। सच में दिनेश जी, ये भी होता है कि हमारा आकलन, हम में क्या प्रतिभा है, उसका आकलन हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। हम बेहतर जानते हैं कि हम अगर मेहनत की जरूरत है तो हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी। और धीरे धीरे मतलब वो प्रक्रिया चलती रही। आपको घर में विश्वविद्यालय में एक माहौल मिला, आपने कहा, तो आपको घर में भी ये माहौल मिला कि साहित्य के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मैं पिताजी के साथ रहता था। कुछ पंक्तियां भी सुनाइएगा फिर आप अपनी रचना की। तो जैसे हमने कहा कि भाई जैसे हम शुरू में गए, हाँ जी, तो पंत जी और उन लोगों को पढ़ा होगा, तो बाल मन पर कि न जाने दुष्कर्मों में कौन बैठा मेरे नक्षत्र मौन,
मातृभूमि से किया तिरोहित, दिया मुझे परदेसी गोन, पक्षी बनकर जब मैं माता, कौशलपुर अपने को आता, सुख से विह्वल होकर माता, गीत में सुंदर तेरे गाता। ये उन दिनों की मतलब अचानक जो भाव उमड़ते थे। तो एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, धीरे धीरे रचनाकारों से मिलना शुरू हुआ, लेखकों से मिलना शुरू हुआ, हाँ, तो उनको पढ़ते थे। और कभी कभी बहुत अच्छे अनुभव भी हुए और कभी कभी बड़े खराब अनुभव भी हुए, क्योंकि क्योंकि भीतर से एक जो रचनाकार पनप रहा था वो कृत्रिम नहीं था, वो नैसर्गिक था। लेकिन उसको पहचानने वाला व्यक्ति कृत्रिम हो सकता था, वो अपनी आंखों से उसको पहचान रहा था, वो अपनी आंखों से उसको परख रहा था, लेकिन दोनों में अंतर था, विरोधाभास था जी। तो एक बार हम उपेंद्र नाथ अश्क जी, तो अश्क जी की गिरती दीवारें और उनकी बहुत सारे वो पढ़े, तो मन में हुआ कि इनको मिलना चाहिए कि आखिर बड़ा रचनाकार लिखता कैसे है, क्या सोचता है, कैसी भूमि में बैठकर लिखता है, कैसा परिवेश होता है, कहाँ क्या करता है, तो ये मन में कैसे बढ़ना चाहिए। तो एक मित्र हमारे थे, हमने उनको कहा, और बाई चांस जो हमारे पास जो खर्चा था, महीने भर का खर्चा था, तो कैलकुलेटेड था इतना देना है, लेकिन अभी 3-4 दिन हुए, फिर अचानक हमारे मन में ये आ गया, तो हमने उनको कहा, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ऐसा करो कि ये पैसे मेरे से ले जाओ, अब जाओ। और हम इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद चले गए, 5 प्रयाग स्ट्रीट याद आ रहा है, बहुत पुराना संदर्भ है। तो बरसात है, बहुत भीषण वर्षा हो रही है, इतने घुटनों घुटनों पानी में हम देखते 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 थे उनके घर तक पहुँचे। घर में पहुँच गए, इतने बड़े साहित्यकार जो हैं मिल गए। तो उस ज़माने में एक फ़ोटो वो होता था, कैमरा, छोटा सा कैमरा था, 400-500 रुपये का जो भी रहता होगा। तो उससे हमने उनको कहा कि सर ऐसा है कि चित्र पहले ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ चित्र ले लेते हैं, ठीक है। और सब कुछ हुआ तो उन्होंने कहा आप तो बहुत बुरी तरह से भीगे हुए हो, कुछ कपड़े लाए हैं? हमने कहा हाँ लाए हैं। तो कहते चेंज कर लो। तो हमने कपड़े चेंज किए, फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद हमने कहा इतनी दूर से हम आए हैं और आपके हमारे मन में बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, कुछ जानना चाहते हैं। कहते प्रश्न बनाए हैं आपने? हमने कहा बनाए नहीं आए हैं लिखते वक्त। और तो ये मतलब जब हम शुरू होंगे तो धीरे धीरे क्रमशः वो जो गुत्थियाँ हैं वो खुलती जाएंगी और वो सब होता रहेगा। तो कहते चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा चाय बनवाते हैं। हमने कहा चाय हम पीते नहीं हैं। तो अभी पहला प्रश्न था, जैसे अभी आपने पहला प्रश्न हमसे किया, तो हमने कहा कि आपकी शिक्षा दीक्षा और आपका प्रारंभिक जीवन जो है कैसा रहा। तो अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक वाक्य कहा था और कहने के बाद उन्होंने अचानक उनको ध्यान आ गया। उन्होंने कहा ये कहाँ छपेगी रचना? तो हमने कहा सर हम तो विद्यार्थी हैं, अभी ये तो पता नहीं कहाँ छपेगी, लेकिन ये छपेगी ज़रूर। ये किसी स्तरीय पत्रिका में निश्चित नहीं है, स्तरीय पत्रिका में छपेगी या किसी दैनिक समाचार पत्र में छपेगा या क्या होगा। तो उन्होंने कहा सुनो कि अगर ये रचना छपेगी और इसके 100 रुपये मिलेंगे तो उसमें से 50 रुपये का मनी ऑर्डर आप यहाँ कर देना। और जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो हमें लगा कि हमारे भीतर का जो बच्चा था, हमारे भीतर का जो रचनाकार था, उसको बहुत बड़ी ठेस लगी, बहुत बड़ी चोट लगी और हम खड़े हो गए। कहते बैठे बैठे। हमने कहा नहीं। कहते नहीं नहीं बैठे बैठे। हम बिल्कुल नहीं। कहते क्या बात? हमने कहा साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया। कहते साक्षात्कार कैसे हो गया, अभी तो कुछ हुआ है? हमने कहा हो गया। और हमने अपना सारा कुछ समेटा और चल दिया। उन्होंने कहा बैठे नहीं। हमने कहा हम एक बच्चे हैं, एक विद्यार्थी हैं, इतनी दूर से हजारों मील से जो है आपकी रचना कर्म से, अपने व्यक्तित्व से, तो मतलब इस प्रकार का हो सकता है। वो एक बड़े साहित्यकार थे, उनके सोचने का नज़रिया दूसरा रहा होगा, लेकिन हम बच्चे थे, हमने जिस अर्थ को उसका ग्रहण किया वो हमारे लिए बड़ी चोट पहुंचाने वाला था। इस पे हम दोबारा आएंगे। अगर बात की जाए आपकी उपलब्धियों के बारे में कि साहित्य यात्रा के दौरान क्या क्या उपलब्धियां रही। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब ये क्रम चला और धीरे धीरे पहली किताब हमारी जो उसके बाद आई, यादों के खंडहर हैं, उसमें बाबा नागार्जुन जी, गोपाल प्रसाद व्यास जी, विष्णु प्रभाकर जी, उन्होंने उस पर लिखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब रचना धर्मिता का एक जो है एक परिवेश बन रहा था। धीरे धीरे रचनाएं
छपनी शुरू हुई, तो पहली रचना छपने का जो वो होता है, मतलब वो किसी पुत्र प्राप्ति से कम नहीं होता। बिल्कुल रचना के प्रकाशन का जो एहसास है, तो बड़े लगता है हमारी कोशिश सफल हुई है। हाँ जी। और धीरे धीरे मैंने उस काल में ऐसे करके परिवेश बना, जहाँ ये पत्रिका देखी, जहाँ ये पत्र देखा, धीरे लेख आए आपके अखबारों में। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्रम चला, तब लगातार धारा प्रवाह फिर छपना शुरू हुआ। उसके बाद एक दौर आया कि जहाँ यहाँ वहाँ, मतलब वो एक ऐसा दौर था कि कोई हमारा साहित्यिक परिवेश नहीं था, किसी वैसी पृष्ठभूमि से नहीं थे। तो सिर्फ माने एक कमाया हुआ एक अर्न खुद के बलबूते पर, हाँ, खुद के बलबूते पर, या ऊपर वाले की इस पर्वतीय भूभाग की, और कविताएं तो मन के भावों से उस पे जन्म लेती। क्योंकि वो जो बचपन के संस्कार थे, माने जब भी हम स्कूल कभी जाते थे, शिक्षक के हों चाहे वो माँ बाप के हों, माने एक किसी भी कार्य को करने से पहले जो प्रकृति का वैराट्य था, प्रकृति का जो विराट स्वरूप था, माने आज भी ऐसे याद आता है कि हमारे गांव देवताओं के नाम थे घंडियाल देवता, जाख देवता, सिंगलास देवता, बगडवाल देवता, नगराजा देवता, धारे देव, मतलब इस तरह की ये हाथ जुड़े रहते थे। और माता जी के साथ जब भी जाते थे वो हाथ जोड़े रखते थे। उनको वो कहते थे कि भाई जब आप हाथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी छतरी, एक अम्ब्रेला जो है ऊपर देवत्व का, है ना, एक संरक्षण का, एक पैटर्नेज जो है वो आप कहीं भी आगे बढ़ते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में संस्कार तो लग रहा है कि मतलब उस माटी की ही ये देन है कि धीरे धीरे वो शब्दों के जो अंकुर थे, जो मतलब उतुंग शिखरों में, जहाँ अनुभूति भी नहीं थी, अभिव्यक्ति भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी, लेकिन वहाँ वो पैदा हुए थे और धीरे धीरे वो अंकुरित होना प्रारंभ हुए और तब वो श्रृंखला चल निकली। उसके बाद देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में तब एक होल्ड। अच्छा, आपने उपन्यास भी लिखे हैं? उपन्यास भी लिखे, कहानी, कविता, तब वो अनुवादक के रूप में भी। तो मतलब ये रहा कि क्योंकि अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति अपने लिए जैसे जैसे बाढ़ का पानी जो है अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। बिल्कुल। तो रचना प्रक्रिया और ये जो भीतर का जो ये भी ज्वार है, तो वो जब कविता में अपनी बात नहीं कहता तो उसी बात को वो फिर कहानी में कहता है, और लगता है कि कहानी में भी वो बात नहीं आई जिसको मैं कहना चाहता हूँ, तो वो उपन्यास के रूप में आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि साहित्य के लिए या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किताबों को पढ़ना, जैसे आपने भी जब शुरुआत की होगी आप भी किताबें पढ़ते होंगे, तो कितना ज़रूरी है? नहीं, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो पोषण है, ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो उत्प्रेरण है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप माने उस काल की परिवेश, उस दौरान हमको याद आ रहा है कि पंजाब में उन दिनों 2-3 पत्रिकाएं, बड़ी स्तरीय पत्रिकाएं हुआ करती थी। एक पंजाब सौरभ भाषा विभाग पंजाब का होता था, एक हमारे मित्र हैं जागृति के संपादक हैं प्रेम विज जी, तो उन दिनों बड़ी चर्चित पत्रिकाएं थी वो, उनमें छपना, उनमें उनको पढ़ना, उनकी रचनाओं को पढ़ना, फिर अपने को आंकना, क्योंकि हम भाई जहाँ से आप आए हो, क्योंकि आपका जो क्लाइमेट है, आपकी जो की बनावट है, आपकी जो बनावट है, वो तो प्रकृति के परिवेश की है ना। महानगरों में जाकर भी हमने कहानियों को महानगरीय बनाना चाहा, लेकिन भीतर वाले ने जैसे माने वो हमारी कलम पकड़ लेता था और हमारी कलम को खींचकर फिर गांव से खेत से जंगल से प्रकृति, है ना, तो उन तक खींच लाता था, क्योंकि वो पृष्ठभूमि ये तो है दिनेश जी, आप कहीं भी पहुंच जाइए, लेकिन अपनी जगह को अगर बात करूं, आप उत्तराखंड के हैं, वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा कि जिस माटी की धूल लगी है मेरे तन में, उसको भला भूल कैसे सकता जीवन में। तो उस माटी की देन है, उस माटी के उन अभावों का, उन जीवन मूल्यों का, वो जो आज माने आज तक भी उनका साथ, जो हमने बताया कि भाई हमारे जो प्रधान अध्यापक थे, उनका जो समर्पण था, वो जो पवित्र समर्पण था, तो वो रचना धर्मिता का एक बहुत बड़ा पाठ था जीवन की, क्योंकि उनको कुछ लेना नहीं था, वो कोई ट्यूशन जो हम सीखते हैं बचपन में अक्सर, तो वो कोई ट्यूशन नहीं थी, वो कोई पैसा नहीं लेते थे, उनको कुछ चाहिए नहीं था, उनको चाहिए ये था कि मेरे जो ये विद्यार्थी हैं इस अभाव के जीवन में जो है यहाँ से ये बनकर कहीं जीवन में जाएं,
कुछ तो करें, आज नाम रोशन आज मुझे करें। लगता है कि जहाँ तक भी अगर हम कहीं पहुँचे हैं तो इसका श्रेय उनको जाता है, उस गुरु परंपरा को जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि वरना होता है कि हाँ। कई बार आप आगे पहुंच जाने के शिखर पर पहुंच जाने के बाद आप याद नहीं करते बिल्कुल। कि आपका आगाज, आपकी कहानी का आगाज कैसे हुआ था। बिल्कुल। आपको वो याद है। अच्छा, तो ये आप बहुत आप अच्छी ये बात देखिए है। कि माने उन कहानियों का या उस लेखन की सार्थकता बहुत बार आपको लगती है जी जी जी। कि जहाँ कहानी का तत्व, कहानी की बात या अच्छा, इसी आपकी के साथ आप जो मैं जोड़ते हुए पूछना हाँ। चाहूंगी कि जो हमारे युवा लोग हैं जो लिखना शुरू कर रहे हैं, हाँ। उनके बारे में अगर एक लाइन में आप बताना चाहें, उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहें, तो हाँ। वो क्या होगा? नहीं, सबसे बड़ा सुझाव ये है कि खूब पढ़ें, खूब पढ़ना लिखें, आवश्यक है। हैं? जी। और जो खेमेबाजी है, या क्योंकि साहित्यकार तो साहित्यकार होता है, जी वो जी। किसी प्रदेश का नहीं होता है, वो हाँ किसी जी। उसका नहीं होता है, उसका एक ही जीवन मूल्य होता है, एक ही जीवन लक्ष्य बहुत होता है। सही सुझाव हाँ? दिया, और मैं हाँ। उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक देख रहे होंगे बिल्कुल। वो इस सुझाव को मानेंगे और हाँ। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी दिनेश जी आपका, हाँ। कि आप समय निकाल के आए और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। याद रखिएगा, अगर आप में मेहनत और लगन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। फिर मुलाकात होगी साहित्य यात्रा की एक नई कड़ी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।